हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसके स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा और यहां पे लेके आए हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का जी हां सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न 2022 के लिए। इसलिए 2022 के लिए आप जरूर पढ़ के जाइएगा। गारंटी है इसी बार का आपका नहीं आएगा। जो आपका 100 में 100 स्कोर कराने की तैयारी चल रही हो, बिल्कुल इसी प्रकार चलेगी। आपको 100 में 100, 70 में 70 का पूरा जो टारगेट है उसको कंप्लीट करना है। अभी आपके पास टाइम है, जितने भी वीडियो आ रहे हैं सारे के सारे आप वीडियो देखते चले जाइए। 70 में 70 लाने से कोई नहीं रोक सकता। हर एक इंपॉर्टेंट प्रश्नों को हम लोग डिस्कशन करेंगे, जो आपके प्रश्न यूपी बोर्ड परीक्षा 2022 में पूछे जाएंगे। तो सबसे पहला यहाँ पे प्रश्न है, हम लोग देखेंगे क्या है यहाँ पे। सामान्य ताप एवं दाब पर ब्रोमीन एक द्रव है जबकि आयोडीन ठोस। कारण स्पष्ट कीजिए। यानी कि आपको कारण सहित बताना है कि जब सामान्य ताप होता है, टेम्परेचर सामान्य हो और दाब भी क्या हो, सामान्य ही हो, तो जो ब्रोमीन होता है एक क्या होता है, लिक्विड होता है, जबकि जो आयोडीन होता है क्या होता है, एक ठोस होता है। कारण सहित आपको बताना है, कारण सहित स्पष्ट करना है, रीजन देना है इसका। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, आयोडीन का अणुभार तथा आकार दोनों ब्रोमीन से अधिक हैं। जो आयोडीन का अणुभार होता है और क्या होता है, इसका आकार होता है, दोनों किससे अधिक होते हैं, ब्रोमीन से अधिक होते हैं। चूंकि आयोडीन अणु के मध्य लगने वाला आणविक आकर्षण बल ब्रोमीन की तुलना में अधिक होता है, इसलिए आयोडीन ठोस तथा ब्रोमीन द्रव होता है। तो सामान्य ताप एवं दाब पर ब्रोमीन एक द्रव होता है जबकि आयोडीन एक ठोस होता है। कारण क्या है, तो आपको सीधा बता देना है, आयोडीन का अणुभार तथा आकार दोनों ब्रोमीन से अधिक है। चूंकि आयोडीन अणु के मध्य लगने वाला आणविक आकर्षण बल ब्रोमीन की तुलना में अधिक है, इसलिए आयोडीन ठोस तथा ब्रोमीन क्या होता है, द्रव होता है। सारे के सारे यहाँ पे प्रश्न आईएमपी वाले हैं, इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं जाने वाला, इसलिए आप सभी के सभी प्रश्नों को तैयार कर लीजिए। अगला प्रश्न है यहाँ पे, ठोस एरोसॉल क्या है। ठोस एरोसॉल क्या है, एक उदाहरण दीजिए। और ठोस एरोसॉल पे क्या देना है, एक उदाहरण देना है। तो यहाँ पे लिखेंगे, जब परिक्षिप्त अवस्था ठोस, याद ना, जब परिक्षिप्त अवस्था ठोस तथा परिक्षेपण माध्यम गैस होता है तो उस कोलाइडी विलयन को ठोस एरोसॉल कहते हैं। तो ठोस एरोसॉल क्या होता है, ठोस एरोसॉल क्या होता है, आपको सीधा बता देना है। जब क्या लिखेंगे, जब परिक्षिप्त अवस्था ठोस होता है और परिक्षेपण माध्यम गैस होता है। परिक्षिप्त और परिक्षेपण से आप क्या समझते हैं, आपको हम सीधा डिटेल बता देते हैं। परिक्षिप्त होता है जो घुलता है, और जिसमें जो जाता है, जो उसमें घुल जाता है, और जो घुलता है उसे क्या कहते हैं, परिक्षेपण माध्यम कहते हैं। तो उस कोलाइडी विलयन को ठोस एरोसॉल कहते हैं। जैसे धुआं, ज्वालामुखी, कलावा इत्यादि जो होते हैं, ये सभी के सभी ठोस एरोसॉल के क्या है, उदाहरण हैं। तो ठोस एरोसॉल क्या होता है, जब परिक्षिप्त अवस्था ठोस, परिक्षेपण माध्यम गैस होती है, तो उस कोलाइड विलयन को ठोस एरोसॉल कहते हैं। जैसे धुआं, ज्वालामुखी, कलावा जितने भी होते हैं, ये सभी के सभी ठोस एरोसॉल के क्या है, उदाहरण हैं। अब यहाँ पे देखिए आप लोग, यहाँ पे प्रश्न क्या है, प्रथम कोट की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक की इकाई दीजिए। जो प्रथम कोट की अभिक्रिया होती है, प्रथम कोट की अभिक्रिया होती है, इसके वेग स्थिरांक क्या लिखना है, इकाई लिखना है। अब यहाँ पे देख लीजिए, आपका एग्जाम का पेपर बना हुआ है, क्या बना हुआ है, प्रथम कोट की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई है। इसीलिए कहते हैं जो भी हम आपको पेपर देंगे, प्रश्न देंगे, वो सारे के सारे प्रीवियस ईयर से बने हुए प्रश्न हैं। अब आप एक वीडियो देख के जाएंगे तो थोड़ी ना पा पाएंगे 70। आप सारे वीडियो देखिए, जितना मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, लगातार जो वीडियो जा रही है आपके पास, सारे के सारे वीडियो को देखिए, सारे सारे वीडियो से पढ़िए। 100% गारंटी है, रोक नहीं सकता आपको 70 में 70 स्कोर करने से 11 अप्रैल को। लेकिन आपको उसके लिए जबरदस्त मेहनत और सारे वीडियो को देखना पड़ेगा, आपका पूरा पूरा कंप्लीट होता चला जाएगा। तो प्रथम कोट की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक इकाई क्या होती है, देखिए यहाँ पे आया है सेकंड इनवर्स। क्या आया है, सेकंड इनवर्स जो होता है, यह प्रथम कोट की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक क्या है, इकाई है। अब हम लोग
इसको कैसे सॉल्व करेंगे तो चलिए देख लेते हैं। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक का समीकरण क्या होता है? आर बराबर के ए पावर 1। के की इकाई हमें निकालना है, तो आर की इकाई अपान ए की इकाई। और यहाँ पे आर की इकाई क्या होती है? आर की इकाई होती है मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड, और ए की इकाई क्या होती है? मोल प्रति लीटर। मोल प्रति लीटर से मोल प्रति लीटर कैंसिल हो गया, क्या बचा? सेकंड बचा। 1/, में है तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा 1/सेकंड, 1/सेकंड। अब यहाँ पे ये सेकंड नीचे है, जब ये ऊपर में जाएगा तो क्या लग जाएगा? इनवर्स हो जाएगा। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक क्या होती है? सेकंड इनवर्स होती है। याद कर लीजिए, ये आपके पिछले साल पेपर में आया हुआ है। पिछले साल के पेपर में भी आपको दिखाया, आया हुआ है। और ये क्या है? आईएमपी वाला प्रश्न है, इसलिए आप इसको तैयार कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे, कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील डालने पर क्या होगा? जब कॉपर सल्फेट के विलयन में क्या डालते हैं? लोहे की कील डालते हैं, तो क्या होता है? तो कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील डालने पर लोहे की कील के ऊपर कॉपर की परत चढ़ जाएगी। कॉपर सल्फेट के विलयन में जब लोहे की कील डालते हैं तो क्या होता है? तो कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील डालने पर, कॉपर सल्फेट विलयन में लोहे की कील डालने पर लोहे की कील के ऊपर कॉपर की परत चढ़ जाएगी, क्योंकि कॉपर की सक्रियता लोहे से कम होती है, इसलिए कॉपर की परत कील पर चढ़ जाएगी। तो ये याद रखना पॉइंट में, कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील डालने पर क्या होगा? तो कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील डालने पर लोहे की कील के ऊपर कॉपर की परत चढ़ जाएगी, क्योंकि कॉपर की सक्रियता लोहे से क्या होती है? कम होती है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, प्रश्न क्या है? एफ केंद्र क्या है? एफ केंद्र क्या है आपको स्पष्ट करना है। एफ केंद्र किसे कहते हैं? आपके पेपर के पिछले साल पेपर में बना हुआ प्रश्न है, और जितने भी आईएमपी प्रश्न हैं केवल हम उन्हीं को डिस्कशन करेंगे और उन्हीं को पढ़ेंगे, ताकि अगर आप पेपर में बैठे तो पूरा का पूरा आप अच्छे से कर ले। अभी आप देखिए, जो यहाँ पे है ना, इसको मैं करवा दूंगा। प्रतिलोम पराशरण से क्या समझते हैं? फ्रैंकल दोष, शॉर्टकी दोष, प्राथमिक बैक्टीरिया, और यहाँ पे कोलराउस का नियम, वैद्युत कण संचलन। तो ये सारे मैं एक ही वीडियो में करवा दूंगा, तो इसकी टेंशन मत लीजिएगा। अगर इसको करवा देंगे तो आपका 2 दूनी 4 दूनी 8 नंबर आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं करवा दूंगा। ये पिछले साल का पेपर है, आईएमपी वाले पेपर है। पिछले साल के पेपर खूब फंसते हैं, खूब आपके फंसते हैं, फिर इधर आपके आ जाएंगे, तो ये आपको करवा देंगे। वुटर जब क्रिया, वुटर फीडियम, अब आपका अभिक्रिया करवा देंगे, और लैंथेनाइड आकुंचन करवा देंगे, और ये वाला प्रथम कोटि की अभिक्रिया का, और ये उपसंहरण ज्यामिति वाला, ये तो सिलेबस में निकल गया, लेकिन ये आपका करवा देंगे। ठीक है ना, टेंशन ना लीजिए। तो चलिए देखते हैं हम लोग कि एफ केंद्र क्या होता है। यहाँ पे उत्तर में लिखेंगे, वह स्थान जहाँ ऋणायन रिक्तिका में इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है उसे एफ केंद्र कहते हैं। एफ केंद्र क्या होता है? वह स्थान जहाँ ऋणायन रिक्तिका में इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है उसे हम लोग एफ केंद्र कहते हैं। सारे के सारे जितने भी प्रश्न दे रहे हैं आईएमपी वाले प्रश्न हैं, और पिछले साल आपके बोर्ड में बने हुए प्रश्न हैं। अगला प्रश्न है, संक्रमण तत्व धात्विक लक्षण क्यों प्रदर्शित करते हैं? जो संक्रमण तत्व होते हैं यह क्या प्रदर्शित करते हैं? धात्विक लक्षण को प्रदर्शित करते हैं। लेकिन ऐसा क्यों प्रदर्शित करते हैं उसको यहाँ पे बताना है। तो संक्रमण तत्व धात्विक लक्षण प्रदर्शित करते हैं क्योंकि उनकी आयनन ऊर्जाएं निम्न होती हैं। तो संक्रमण तत्व धात्विक लक्षण क्यों प्रदर्शित करते हैं? तो संक्रमण तत्व धात्विक लक्षण इसलिए प्रदर्शित करते हैं क्योंकि जो इनकी आयनन ऊर्जाएं होती क्या होती है? निम्न होती है। उनके वाह्यतम कोश में अनेक रिक्त कक्षक भी होते हैं, और इनके जो वाह्यतम कोश होता है क्या इसमें पाया जाता है? बहुत सारे खाली कक्षा भी उपस्थित होते हैं, और ये कारक उनमें धात्विक आबंधों के निर्माण में सहायता करते हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं कि संक्रमण तत्व क्या धात्विक लक्षण को प्रदर्शित करते हैं। क्लियर है यहाँ तक? अगला यहाँ पे प्रश्न है, प्रश्न क्या है? एथिल एमीन क्षारीय प्रकृति प्रदर्शित करते हैं क्यों? स्पष्ट कीजिए। ऐसा क्या कारण है जिनके कारण जो एथिलेमीन होते हैं क्या प्रदर्शित करते हैं?
क्षारकीय प्रकृति यानी क्षारकीय गुण प्रदर्शित करते रहते हैं। अब एक आता है क्षार, दूसरा आता है अम्ल। तो जब पीएच मान 7 से अधिक होगा तो वो क्या होगा, आपका क्षारीय होगा, उसकी प्रकृति क्या होगी, क्षारीय होगी। लेकिन जब पीएच मान 7 से कम होगा तो उसकी प्रकृति क्या होगी, आपकी अम्लीय होगी, उसकी प्रकृति क्या होगी, अम्लीय होगी। तो एथिलेमिन क्षारीय प्रकृति प्रदर्शित करते हैं। क्यों स्पष्ट करना है तो आपको सीधा लिखना है, नाइट्रोजन परमाणु पर एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म, नाइट्रोजन परमाणु पर एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म की उपस्थिति के कारण एथिल एमीन व अन्य एमिनो की तरह क्षारकीय प्रकृति प्रदर्शित करते हैं। तो एथिलेमिन क्यों प्रदर्शित करता है क्षारकीय प्रकृति, सीधा लिखना है, नाइट्रोजन परमाणु पर एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म होने के कारण एथिलेमिन अन्य एमिनो की तरह क्षारकीय गुण प्रदर्शित करता है। यह एक दुर्बल एकांकी क्षारक का व्यवहार प्रदर्शित करता है। यह क्या करता है, यह एक दुर्बल एकांकी क्षारक का व्यवहार प्रदर्शित करता है। इसी में आपके 2-2 अंक वाले, चलिए हम सोच रहे हैं आपका वो करवा दें, क्या बोलते हैं उसको, बी, जो आपका लिखने के लिए आता है और काफ़ी इंपॉर्टेंट वाले प्रश्न हैं कुछ। यहाँ पे महत्वपूर्ण मैंने आईपीएससी नाम लिखा। जी हाँ, ये काफ़ी महत्वपूर्ण आपके आईपीएससी नाम हैं। इन आईपीएससी नाम को आप तैयार कर लीजिएगा। सबसे पहला यहाँ पे आईपीएससी है K3CO C2O4 का होल थ्रायस। तो इसका आईपीएससी आपको नाम लिखना है। अब कहेंगे सर ये आईपीएससी कहाँ पे आया नाम, तो देखिए यहाँ पे आईपीएससी ये नाम बनाएंगे नहीं, इसीलिए कहते हैं लाड लो, प्रीवियस ईयर पेपर से मैं पढ़ाऊंगा और सारे के सारे प्रश्न फंसेंगे, गारंटी है मेरी, ठीक है ना। तो आपको टेंशन मत लीजिएगा। तो इसका क्या हो जाएगा आपका आईपीएससी नाम, इसका आईपीएससी नाम हो जाएगा पोटेशियम ट्राई ऑक्सलेटो कोबाल्ट थर्ड, पोटेशियम ट्राई ऑक्सलेटो कोबाल्ट थर्ड, इसका क्या हो जाएगा आईपीएससी नाम। अगला यहाँ पे है NiCO का होल 4, तो इसका आईपीएससी नाम क्या हो जाएगा, इसका आपका आईपीएससी नाम जो होगा वो होगा टेट्रा कार्बोनिल निकिल 0 हो जाएगा। ये 0 है, इसे नहीं लिखें कोई भी मतलब नहीं है, टेट्रा कार्बोनिल निकिल। अगला है ZnNH3 का होल 4 Cl2, तो इसका क्या हो जाएगा टेट्राएमीन जिंक सेकेंड क्लोराइड, क्या हो जाएगा टेट्राएमीन जिंक सेकेंड क्लोराइड हो जाएगा। अगला यहाँ पे K4FiCN6 का क्या हो जाएगा पोटेशियम हेक्सासाइनोफर्रेट सेकेंड, K4FiCN6 का क्या हो जाएगा आईपीएससी नाम पोटेशियम हेक्सासाइनोफर्रेट सेकेंड हो जाएगा। तो ये 2-2 अंक वाले सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा और बोर्ड में इससे बाहर एक भी प्रश्न आने वाला नहीं है। आप वीडियो को लाइक करें और सबसे पहले चैनल को क्या कर दे, सब्सक्राइब कर दे। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।